अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। आज बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में एक ऐसा हमला जो 2002 के बाद से मकबूजा कश्मीर के फोर्सेस पे सबसे ज़्यादा जानलेवा हमला है। रिमोट कंट्रोल ब्लास्ट में 44 भारतीय फौजी ना सिर्फ हलाक हुए लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी की जो हिंदुत्वा हुकूमत है वो भी अब वॉर ड्रम्स को पीट रही है। हालांकि रियासत पाकिस्तान ने ना सिर्फ तशवीश में मदद की पेशकश की है, उसने शवाहिद का हवाले का भी कहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत अब पूरी तौर पे धमकियों पर उतर आई है। उसके साथ साथ जो बाकी इवेंट्स होने को जा रहे हैं खिते में उनको भी सामने रखना चाहिए। सऊदी क्राउन प्रिंस की होने वाली मुलाकात ना सिर्फ करीब से करीब आती जा रही है लेकिन साथ साथ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका के जो नेगोशिएशंस जारी हैं अमेरिकी फ़ौज के विड्रॉल के मुतालिक। खिते में तमाम इस तरह के क्योंकि सरगर्मियाँ हो रही हैं, बहुत अब एस्केलेशन देखने को मिल रही है हिंदुस्तान की तरफ से। रियासत पाकिस्तान ने फ़िलहाल एक बहुत ज़िम्मेदार रवैया अपनाया है लेकिन उसके शाना बशाना हिंदुस्तान ना सिर्फ एस्केलेशन की बात कर रही है, उसकी प्रेस और उसके तज्ज़ियाकार अब कह रहे हैं कि ना सिर्फ वो तमाम ऑप्शंस को कंसिडर करेंगे लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की कार्रवाई और पाकिस्तान की नाकाबिले तरदीद सबूत की कि वो मुलव्वस है रियासत पाकिस्तान, उसकी नाकाबिले तरदीद सबूत की भी बात की है। जनाब, मैं सबसे पहले मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जो हमारे अपने वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उनकी बात करना चाहूँगा क्योंकि उनकी जो बात है वो हिंदुस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल DS हुदा से बिल्कुल मिलती जुलती है और वो ये है कि इतना ज़्यादा जो इसमें बारूद इस्तेमाल हुआ है इस हमले में, कोई 350 किलोग्राम के लगभग। बात ये की जा रही है कि आप इतना जो वॉल्यूमिनस किस्म के एक्सप्लोसिव्स हैं उसको सरहद पार किस तरह स्मगल कर सकते हैं। और ये ना सिर्फ फवाद चौधरी साहब ने कहा है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे लेकिन हिंदुस्तान के अपने लेफ्टिनेंट जनरल की ये बात है। तो क्या हमें इस तमाम बात के तय पे नहीं पहुंचना चाहिए कि ये जो इंसर्जेंसी है ये ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक है? ये जो लड़का था आदिल डार, ये एक 19 साल का पुलवामा का शहरी है, तो इस पे क्या राय रखते हैं आप जनाब? असद, ये जो अटैक हुआ है और जिसके बाद आपने ये सारी यकदम से तब्दील होती हुई सूरत हाल देखी है, कशीदगी तो काफ़ी अरसे से चल रही है लेकिन यकदम एक उसमें बढ़ाव आ चुका है। इसमें इस अटैक के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं जिनका मेरे ख्याल में भारत को जवाब देना चाहिए। अभी वहाँ पर जज्बात के साथ उनकी क़यादत, जो आवाम के जज्बात हैं उनके साथ खेल रही है, उनमें जो गम और गुस्से की लहर दौड़ी हुई है। यकीनन एक बड़ा हमला हुआ तो उसको पॉलिटिकल माइलेज वहाँ की जो इंडिया की हुकूमत गेन करना चाह रही है, इसलिए वो वहाँ पर हर तरह की इस तरह की चीज़ कह रही है जिसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि वहाँ पर इंडियन अवाम को कोई चीज़ इतनी ज़्यादा इकट्ठा नहीं करती जितना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुस्सा। वहाँ पर जो उसके बारे में बुनियादी सवालात हैं, जैसे ये कि वो जिस रास्ते से गुजर रहे थे वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं वहाँ पर उस पर मिलिट्री प्रेजेंस है, किस तरह से ये नौजवान इन्फिल्ट्रेट कर गया और इतना जो बारूद लेके अंदर चला गया और वहाँ पे 2500 के करीब नफरी की मूवमेंट हो रही थी, वो किस तरह से वहाँ पर चला गया। और सबसे बढ़ के मैं जो बताऊँ, ये आदिल अहमद डार जो है ये सितंबर 2017 में भारत के अपने मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि वहाँ पर ये शुपैया से गिरफ्तार हुआ था और अब नहीं पता कि ये कब इन्होंने रिहा किया था और ये कहाँ पर रहा था। ये तमाम वो सवालात हैं जो मेरे ख्याल में जो इंडिया का बयानिया है इस अटैक से और इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करता चलूँ बाकर साहब आपकी इजाज़त के साथ, क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एक तो ये जो 2017 का वाक़या था और दूसरा
आदिल डार का ये एक सिलसिला जारी है। 2016 में बुरहान वानी की शहादत के मुतालिक जो एहतजाज हुए थे उसमें भी आदिल डार को ना सिर्फ गोली लगी थी, लेकिन उसके बाद उनके अपने जो घर वाले हैं उन्होंने भी एक इंतहाई तशवीशनाक वाक़या बताया था कि जो जम्मू कश्मीर की, जो मकबूजा कश्मीर की जो स्पेशल टास्क फोर्स कहलाई जाती है, वहाँ की जो काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट है, उन्होंने इस बच्चे को, क्योंकि 2016 में आदिल डार 16 साल का होगा, उसको अपनी जीप के गिर्द एक दायरा बनाया कि आप अब इसमें नाक रगड़ें अपनी। तो इस तरह की जो इनह्यूमेन और मेरे ख्याल से इंतहाई बेदर्द हिंदुस्तान की फौज के प्रैक्टिसेस हैं, ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक डोमेस्टिक इंसर्जेंसी का फॉर्मूला नहीं है क्या? जी बिल्कुल, वो उस तरह की चीज़ें नौजवानों को नाराज़ करती हैं और उनमें गम और गुस्सा भर देती हैं। लेकिन यहाँ मैं एक और चीज़ की तरफ जो इशारा कर रहा हूँ कि ये लड़का उनकी कस्टडी में था। ये लड़का, उसको हो सकता है उन्होंने इंडोक्ट्रिनेट करके किया हो कि यहाँ पर यूज़ किया हो। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो आपके पास निशानात हैं जो जिस पर आप इंडिया के नैरेटिव को क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया में सारी बातचीत हो रही है वो वही हो रही है कि ये इतना उसको बारूद किस्सा मिल गया, अफ़गानिस्तान से अमेरिका की विड्रॉल जब होने लगी है तो तब इस तरह से ये कैसे हो रहा है। जो ये वहाँ की अपोजिशन जमातें थी, सियासी जमातें, उन्होंने जी के अवामी राय के पेश नज़र इन पे थोड़ा सा मौक़िफ़ नरम कर दिया था। ये सब चीज़ों ने, वो कहते हैं कि जी जो वहाँ पर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनको इनकरेज किया। मेरा ख्याल में वहाँ पर जो भारत में जो चीज़ मिस की जा रही है वो ये कि ये इतना लोगों में गुस्सा क्यों बढ़ रहा है, और ये जो अब इंसर्जेंसी है वहाँ पर जो लोगों ने अलम में बगावत बुलंद किया हुआ है, वो किस वजह से किया, उन वजूहात को वो देखने को तैयार नहीं है। वो नहीं देख रहे कि वहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान, कई PhDs हैं, वो इसमें इंसर्जेंसी में उन्होंने असला उठा लिया है, वो उन्होंने एहतजाज में शरीक है। बड़े अच्छे मुतवसत घरानों के लड़के इसमें शामिल हो रहे हैं। वो जो आम इंसर्जेंसी जिससे कहते हैं ना कि आपके कोई रेडिकलाइज किसी मदरसा के स्टूडेंट्स नहीं है, ये तमाम के तमाम लोग क्यों जा रहे हैं उसमें, ये भारत नहीं सोच रहा। और उसको मेरे ख्याल में जिस तरह की धमकियां लगा रहा है, और आज भी नरेंद्र मोदी ने लगाया कि जनाब मैंने ये आर्म फोर्सेस को और वो जो उनकी रिजर्व पुलिस फोर्स थी जिस पे हमला हुआ उन पे छोड़ दिया है कि उन्होंने क्या सज़ा देनी है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यकीनन इसका मतलब है कि उन्होंने ये चीज़ अब अपने आर्म फोर्सेस के आगे रख दी है कि आप फैसला करें कि आपने क्या करना है। और आपको पता है कि जब आर्म फोर्सेस के हाथ में कोई पॉलिटिकल लीडरशिप अपना ये एक फैसला छोड़ देती है तो आप कोई खैर की खबर वहाँ से नहीं सुन सकते। ये एग्जैक्ट पॉइंट बाकर साहब के जो नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम जवाब किस तरह देंगे, कहाँ देंगे, कैसे देंगे, ये मैं सब फौज पे छोड़ रहा हूँ, ये शायद उन्हीं बुनियादी वजूहात से बिल्कुल ही इनहराफ कर गया है। आपको क्या यही नुकात नहीं सामने रखने चाहिए? जिस तरह आपने कहा कि ये जो एहसास महरूमियत है ये कहाँ से आ रही है, ये गम गुस्सा पढ़े लिखे मुतवस्सित तबके में कहाँ से पैदा हो रही है? क्योंकि, और इसकी आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की, अगर आप इंडियन प्रेस को उठा लें, अभी बात सिर्फ हो रही है कि जी पाकिस्तान और चीन मसूद अजहर की तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, जो आपकी इंसर्जेंसी है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, हमारे जो जवान हैं उनकी सही तरह ट्रेनिंग नहीं की जा रही, और ये तमाम इन्फिल्ट्रेशन है, इसका हमने किसी तरह से मुंह तोड़ जवाब देना है। तो जब आपकी प्रेस इतनी ज़्यादा, मैं समझता हूँ, इमेच्योर वार ड्रम्स पे उतर आएगी, तो इनको किस तरह समझाया जा सकता है कि जी जो 30 साल की आपने एक मीरास पैदा की, एक तो वो, और दूसरा बाय पार्टिसन सपोर्ट, यानी दोनों सियासी जमातें कांग्रेस और बीजेपी की हमायत के बावजूद कि आप कश्मीर को दबाए रखें, नरेंद्र मोदी ने तब भी कार्रवाई एस्केलेट की। हमने शो पे कई बार बात की, ब्लाइंडिंग की, कि आप छोटे छोटे बच्चों को वहां अंधा कर रहे हैं। हमने बार बार कहा कि जी इतनी ज्यादा बैनुल अक़वामी तनकीद कुछ सालों में सुनने को नहीं मिली हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशन फौज के किरदार के बारे में। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड जनाब, क्योंकि अब ऐसा ही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के इंतखाबात से पहले उनका कोई ख़ास बयानिया नहीं बदलना, ना उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हाथ थामा, ना उन्होंने जो हमारे आर्मी चीफ का बयान था उसकी भी कोई ख़ास उसको जवाब दिया। ये उन्होंने बार बार लिंक कर दिया दहशत गर्दी के साथ। और अब हम तो ठीक है अपना ये किरदार अदा करते हैं बतौर प्रेस कि जी ये इमेच्योर बातें हैं, जंगजू बातें हैं, बात होनी चाहिए नेगोशिएशंस के थ्रू और बातचीत के थ्रू। लेकिन क्या मामला इससे ज़्यादा अब पेचीदा नहीं हो गया, ज़्यादा संजीदा नहीं हो गया? क्या हिंदुस्तान अब कोई फिर से जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा था या उस तरह की कार्रवाई अब
उनके प्रेस में भी बार बार वो कह रहे हैं कि जी इस तरह की स्ट्राइक्स होने चाहिए, उसके बारे में पाकिस्तान क्या कर सकता है? असद, ये जो वो धमकी लगा रहे हैं कि हम बदला लेने जा रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। पाकिस्तान का जो जहाँ तक जवाब है वो मुझे शायद डिसअपॉइंटमेंट के साथ ये कहना पड़े कि हम अभी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जिस तरह सीरियस किस्म का वहाँ से रेटरिक हो रहा है, उस तरह की हमारी प्रिपरेशन नहीं है। हमने कल जो है अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी ब्रीफिंग की, आज जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे उनकी ब्रीफिंग हुई। लेकिन आप देखें, वज़ीर आज़म की तरफ से एक मुकम्मल खामोशी साधी हुई है। उनको भी वहाँ के वज़ीर आज़म का उस तरह से जवाब देना चाहिए। आपको याद होगा जब उन्होंने इनके इन्विटेशन को, जो बातचीत के इन्विटेशन को रिजेक्ट किया था, तो वहाँ पर इन्होंने बड़ा दबा के एक ट्वीट भी कर दिया जिसका वहाँ पर नोटिस किया गया। इस वक्त हमारे यहाँ से मुकम्मल तौर पे खामोशी है और हमें चाहिए कि हम अपनी एक वो जो होती है कि जो अभी हमने एक प्रायोरिटी सेट की हुई है कि एक मेहमान का इस्तकबाल करना है, या हमने अपने आप को एक सियासी मसाइल में उलझा के रखा हुआ है। इन चीज़ों से आगे बढ़कर हम जो एक वो हमारे ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं, क्योंकि ये जो बदले की धमकी है, ये एक हम भी न्यूक्लियर स्टेट हैं, वो भी न्यूक्लियर स्टेट है। बाकर साहब, ये जो आपने अभी जिस मेहमान की बात की उसका इस्तकबाल और साथ साथ ये जो अब LOC पे सिचुएशन अब बदल रही है, उस पर बात करेंगे। अगले हिस्से में गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी पुलवामा में हमले की और पाकिस्तान के जवाब की। जनाब बाकर साहब, आपने अभी हवाला दिया पाकिस्तान की खामोशी की, आपने बात की और कहा कि रियासत अपने बयानिए को ठोस तरह से पेश नहीं कर रही। लेकिन क्या, और अभी लोग तनकीद कर रहे थे फवाद चौधरी साहब की कि वो एक इंडियन निजी चैनल पे गए और ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की, कोई ख़ास मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी इन दिस मोमेंट जनाब, क्या पाकिस्तान को कंजर्वेटिवली नहीं इस तमाम चीज़ को खेलना चाहिए? क्या सब्र और तहम्मुल से और एक मैच्योर रियासत के तौर पे सामने नहीं आना चाहिए? मुझे कोई ख़ास फवाद साहब का जो किरदार था वो ठीक है कंजर्वेटिव था, लेकिन वो मुझे दुरुस्त लगा, कंसिडरिंग उधर बिल्कुल ही वो अब फ्रेंजी में जा चुके हैं कि जी इस तरह कर देंगे, उस तरह कर देंगे। तो थोड़ी सी मैच्योरिटी और थोड़ा सा सब्र क्या हमारी तरफ से बेहतर नहीं है? ये कहते हुए कि हम तफ्तीश में मदद की हम पेशकश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी अगर आपके पास शवाहिद हैं तो फराहम करें। असद, यहाँ पर कंजर्वेटिज्म का कोई जवाब पैदा नहीं होता। वहाँ पर जिस तरह की हार्ड लाइन पोजीशन इंडिया में ली जा रही है और उनके माशरे में जिस तरह की नफ़रत को बढ़ावा दिया जा रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत को, वो बहुत ख़तरनाक है। अभी देखें, नवजोत सिंह सिद्धू को सिर्फ ये कहने पर कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता और दहशतगर्दी को मुसलमानों के साथ एसोसिएट ना किया जाए, उन्होंने शायद पाकिस्तान की पता नहीं बात की या नहीं की, लेकिन इस बात पे उनको अपने उस शो से फारिग कर दिया गया। तो वो एक चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करती है कि वहाँ पर किस किस्म का एक मिजाज डेवलप हो रहा है। तो ये वहाँ पर उनको मेरे ख्याल में ये बावर कराने की ज़रूरत है और बार बार करानी चाहिए, क्योंकि जो एक पब्लिक सेंटिमेंट बनता है, और जैसा कि आपने आज देखा होगा कि वहाँ पे एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और सब के सब लोग सिर्फ इस वजह से कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं, उन्होंने सब के सब ने, अगरचे उनके बीजेपी हुकूमत से सख्त इख्तलाफात हैं, उनकी सपोर्ट करने का ऐलान किया और मिलिट्री के साथ सॉलिडारिटी करने का ऐलान किया, लेकिन हमें उनको इस तरह की जो आप वॉर मॉन्गरिंग है उसके ख़तरात से बार बार आगाह करना चाहिए। जैसा मैं कह रहा था कि हम दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं और जब हम बदले की बात करते हैं, मतलब एक न्यूक्लियर मुल्क दूसरे को कहे कि जी मैं बदला लूँगा, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी सीरियस इम्प्लीकेशंस होती हैं। इस पूरे इलाके के सलामती इससे मुतासर हो सकती है। ये चीज़ हमें भारत को बार बार बावर करानी चाहिए और हमें अपना एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव रखना चाहिए, ना कि हम जाके पैसिवली जाकर बार बार कहें कि जी वो हमें दे दें अपना क्या वो जो इनका प्रूफ्स हैं इस अटैक के। उन्होंने तो ये आपकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। वो कहते हैं कि वो वहाँ पर जो लड़का है उसने जैशे मोहम्मद से, जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, उससे अपनी वाबस्तगी का इजहार किया है, इसलिए ये काफ़ी है। उसने एक वीडियो जारी की थी, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि फिर भी जो उसमें केस में वीकनेसेस हैं वो पब्लिकली भी लेके आए। यकीनन वो दरवाज़ों के पीछे कहीं मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट बैठे होंगे, कहीं फॉरेन ऑफिस की ब्यूरोक्रेसी बैठी होगी,
वो सब के सब इन चीज़ों पे गौर फिक्र कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आपने मुल्क के लोगों का मोराल को बुलंद करके रखना है कि एक तरफ जहाँ पर भारत ने एक बहुत शदीद रवैया रखा हुआ है, आपने उसका जवाब देना है। यहाँ पर हमें, जहाँ पे हमने बात की ना कि उनकी जो कहानी है उसमें बहुत ज़्यादा सकम है और उसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं, हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि इस पूरे सिनेरियो का बेनिफिशियरी कौन है। ठीक, अच्छा, भारत में बीजेपी की कैंपेन जो है पे जनाब, अभी एक और जो मैं बात करना चाह रहा था वो थी इंतखाबात के मुतालिक। ठीक, और साथ में जनाब आपसे ये भी सवाल कि माजी में तो जो तमाम अहमियत दी गई थी वो जवाब पे ही दी गई थी कि पाकिस्तान इसका किस तरह जवाब देगा। तो एक तो वो, और दूसरा 2014 में बाक़िर साहब आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने जो उनका पूरा एक मंशूर था वो था मईशत, और कि हम हिंदुस्तान को ख़िते में एक बहुत बड़ी पावर के तौर पे समझते हैं और तसव्वुर करते हैं, और उसी तरह हमारी खारजा पॉलिसी होगी। और ये एक वजह से थी कि जी आप क्योंकि इतनी ज़्यादा एक इंतहा पसंद और हिंदुत्वा तंजीम थे, आपने उससे आगे बढ़ के जो एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी थी, जो हिंदुस्तान की तमाम पॉपुलेशन थी, उसको केटर करना था, और अक़लियतों के जितने भी वोट्स थे उनको आपने राइट ऑफ कर देना था। 2019 में वही सियासी जमात है, मईशत में वो उतनी कामयाबी नहीं हासिल कर पाए जितना शायद उनके तवक्कुआत थे। ना तो खित्ते में हिंदुस्तान की उस तरह वो बुलंद हो पाया जिस तरह उम्मीद थी। तो ये बार बार इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना कि जी हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, इनके लिए जनाब बिल्कुल ही ठीक तरह से इनकी एक प्री डिस्पोजिशन बनी हुई है। तो उसको सामने रखते हुए एक तो पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है, और क्या हिंदुस्तान को ये चीज़ समझ आ सकती है कि जी इलेक्टोरल गेंस के लिए ये कुछ ना किया जाए, क्योंकि वो एक डबल एज स्वॉर्ड है जनाब, वो आपके गले भी पड़ सकती है अगर आपकी थोड़ी सी भी मिसकैलकुलेशन हो जाए। असद अभी ये बड़ा जिसे कहते हैं कि इसको उन्होंने जिस तरह से सारी चीज़ को प्ले आउट किया है, मोदी बार बार कह रहा है कि ये जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि मैं अपने जवानों पे छोड़ता हूँ, किस तरह से सजा देनी है, और साथ साथ कहता है गुस्सा लोगों में उबल रहा है, फिर कहता है पेशेंस करें। इस तरह से वो सियासत कर रहा है। उन 44 जो जाने इसमें ज़ाया हुई उनके ऊपर वो सियासत कर रहा है, क्योंकि उसकी अपनी कैंपेन मुश्किल में फंसी हुई थी। एक तो राफेल डील के ऊपर रोज़ के रोज़ वो ट्रिकल्स आ रहे थे, और लोगों में वो जो उनकी जमात है वो गैर मकबूल हो रही थी, करप्शन के एलिगेशंस उसके ऊपर लग रहे थे। वहां पर एक सिटीजनशिप एक्ट का मसला चल रहा है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं वो लीगलाइज हो जाएंगे। आपने जो एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज की बात की जो भारत में 2013 से के और अब तक जो ज़्यादा उनमें इजाफा हुआ, इसकी वजह से जो चाहे वो ईसाई अक़लियतें हैं या मुसलमान हैं, इन सब में एक वो बीजेपी के लिए एक जैसे कहते हैं एक थोड़ी सी नफरत बढ़ी है। तो इन सब चीज़ों को एक तरफ करने के लिए या लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अब इस चीज़ पे वो कैपिटल करना चाह रहा है। वक्त थोड़ा सा कम हो रहा है, अगले हिस्से में बात करेंगे इससे मुंसलिक सऊदी क्राउन प्रिंस के दौरे की, उसको किस तरह ये मुतासिर करेगा। रहिएगा हमारे साथ। दो राय बात करेंगे जहां पाकिस्तान को माशी फ्रंट पर बहरान देखने को मिल रहे हैं, उसके साथ साथ सऊदी अरब को भी एक दोस्त की ज़रूरत है। इसी बैकड्रॉप के अगेंस्ट अब हमें नज़र आ रहा है सऊदी अरब के जो अहद शहजादे हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका एक कहा तो ये जा रहा है तारीख़ी दौर अगले कुछ दिनों में स्केजूल हो गया है, और उम्मीद ये है, रियासत पाकिस्तान की उम्मीद ये है कि मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद कोई 10 से 12 अरब डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। तो बाक़िर साहब, पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो एक बहुत हिस्टोरिक एक रिश्ता है उस पर बात करें। ये जो 14 फरवरी एक जो वैलेंटाइंस डे तोहफ़ा दिया है वज़ारत दाखिला ने अपनी अक़लियतों को, जिसमें एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उन्होंने ये कहा कि जी कुछ
नाराज अनासिर हैं और जो कुछ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इस तमाम दौरे की जो प्रोजेक्शन है उसको एक मनफी लाइट में पेश कर रहे हैं और एंटी रियासत कार्रवाई कर रहे हैं। क्या एक आप सेक्ट को इस तरह सिंगल आउट करके क्या वही नहीं कर रहे जो रियासत का काम है, जिस पे पाबंदी लगाने का और एक्शन लेने का है? असद, मेरा ख्याल में यहाँ पर कुछ लोगों से नादानिस्ता तौर पे कोई गलती हुई, जिसका आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी नोटिस लिया और इस पर इंक्वायरी ऑर्डर की कि किस तरह से उनको आपने एक, मैं तो इसे कहता हूँ सेक्टेरियन प्रोफाइलिंग हो रही है कि अगर आप उस नोटिफिकेशन को पढ़ें तो उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया डिसीडेंट्स, बागी और डिसग्रंटल्ड, हम नाराज़ लोग और नेफेरियस कैंपेन अगेंस्ट केएसए। आप एक सेक्ट को जो आपके तकरीबन 20% के करीब आबादी है, उसको सिर्फ आप ये कहकर कि ये तो है ही सऊदी अरेबिया के मुखालिफ, वो कर रहे हैं। लोगों की वहाँ पर कुछ जिसे कहते हैं उनको कुछ चीज़ों पर इतराज़ है, तो वो उनके इतराज़ को वॉइस करना कोई मेरा ख्याल में जुर्म नहीं है। आप देखें सऊदी अरेबिया पर तो हर जगह पर बात हो रही है। एक हमारे साबिक एडिटर हैं, उन्होंने ट्वीट किया, तो अगर क्या वाशिंगटन पोस्ट भी उसी मसलक से तल्लक रखता है या खशोगी का भी उसी से तल्लक था? पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो ये कोई एक सेक्ट इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा। यहाँ पर जो राइट विंग के उर्दू अखबार हैं उसमें मैंने आर्टिकल्स पढ़े, वहाँ पर सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मशरिक़ वस्ता के अंदर उनकी कुछ ममालिक के साथ तल्लुकात पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर किसी एक सेक्ट को प्रेशराइज करें, कोर्स करें कि सिर्फ उसके ऊपर ये सब का इल्ज़ाम लगाकर और उनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश करेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा सीरियस रिपरकशंस होंगी। सबसे बड़ी जो बात है जनाब वो ये है कि जो हम बार बार कहते हैं हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसका जो कॉर्नर स्टोन है वो खुद मुख्तारी है, उसकी जो बुनियाद है वो आज़ादी है, वो पाकिस्तान के आलमी सतह पे एक इंतहाई एक ऑटोनमस किस्म मौक़िफ़ है। सऊदी अरब के साथ दोस्ती निभाते हुए या फॉर दैट मैटर ईरान के साथ जो आपका हमसाया है उसके साथ दोस्ती निभाते हुए आपको जो उनके तौर तरीके हैं वो शायद उस तरह नहीं अपनाने चाहिए कि वो आपके लोगों के लिए मनफी तौर पे नज़र आएँ और उसके असरात भी मनफी तौर पे आपको देखने को मिलें। अब जो ईरान और सऊदी अरब की अपनी बाकी ममालिक में एक तरह से कोल्ड वॉर जारी है, वो किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं है, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो शाम में हो, चाहे वो इराक में हो, चाहे वो बाकी ममालिक में हो। और उस पर हम जाएंगे तो उस पर क्या एक शो नहीं, कोई 10-12 शो हमें करने पड़ेंगे। तो जब हम उसी तरह की वर्डिंग इस्तेमाल करें चाहे किसी भी फ़िरके के मुतालिक, वो मेरे ख्याल से इंतहाई तशवीशनाक बात होगी। आगे बढ़ते हुए जनाब, क्योंकि हमने बात की कि जी 10 से 12 अरब डॉलर के मुआहदों पर ये जो ट्रिप है ये कंटिंजेंट है और उसमें साथ में एक तेल की रिफाइनरी एक ग्वादर में उसकी फैसिलिटी के भी इम्कानात हैं कि वहाँ सऊदी अरब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और उसके साथ साथ जनाब डिफर्ड पेमेंट्स के जो आपको तेल की जो कॉस्ट हैं उनकी अदायगी पर आपको कुछ ताख़ीर की फैसिलिटी मिलेगी, वो भी अब हमें बताया जा रहा है अंडर डिस्कशन है। आप बाकर साहब कितने पुरुमीद हैं कि ये जो मुआहदे हैं उन पर दस्तखत होंगे और जो स्केड्यूल में तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं उस पर क्या राय रखते हैं? असद, जो स्केड्यूल में तब्दीली हुई वो काफ़ी ज़ेर बहस रही कल से, क्योंकि जो ओरिजिनल जो प्लान था उन्होंने आज आ जाना था यानी कि 16 फरवरी को और 17 तक यहाँ रहना था, उसके बाद वो आगे मलेशिया चले जाते। लेकिन कल रात को ये इसमें प्लान में तब्दीली आई और उन्होंने अब 17 तारीख को पाकिस्तान आना है, 18 तक यहाँ रहेंगे और मलेशिया इंडोनेशिया का प्लान उनका कैंसिल हो गया। कोई इस पर वजाहत कहीं से भी नहीं आई, ना पाकिस्तान में हमें बताया गया कि एक दिन की डिले क्यों हुई और इंडोनेशिया मलेशिया की कैंसिलेशन की भी किसी तरह उनकी हुकूमतों से भी या रियाज से भी नहीं पता चला। 2-3 किस्म की यहाँ पर तावीलें दी जा रही हैं। एक तो ये कि जो अभी हम पहले सेगमेंट में जिस एस्केलेशन की बात कर रहे थे कि यकदम तनाव बढ़ गया है भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुलवामा हमले के बाद, तो सऊदी अरब देखना चाह रहा था कि ये जो है शिद्दत जो है ये क्या रुख इख्तियार करती है
और क्या इस वक्त जाना इन मुल्कों में मुनासिब होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं और इसके बाद भारत भी जाना है। और यहाँ मैं दूसरी तावील पे जाने से पहले बताता चलूँ कि आज भारत ने रियाज को यानी कि सऊदी हुकूमत को ये बात बावर कराई है कि आप पाकिस्तान से बराह रास्त भारत नहीं आइएगा, क्योंकि ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। आपका जो स्केड्यूल चेंज हुआ है वो 17-18 यहाँ दौरा करने के बाद 19 को वहाँ पर उन्होंने जाना था दिल्ली, तो शायद उसमें भी अभी एडजस्टमेंट्स हो रही हूँ। दूसरी तावील यह है कि 18 तारीख को तालिबान इस्लामाबाद में हुकूमत पाकिस्तान से, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी शामिल हैं, और अमरीकी नुमाइंदों से मिलने के लिए आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो तालिबान हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया के जो इसमें इन्वॉल्वमेंट को काफ़ी हद तक कोल्ड शोल्डर किया था, और एक कोशिश हुई थी कि रियाज में एक मुलाकात कराई जाए जिस तरह की अबू धाबी में हुई थी, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि वो अपने आप को कतर में ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं कि वहाँ पर हम मुलाकात करें। तो सऊदी अरेबिया, हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया, जैसे कि अमेरिका में और अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ साबकीन ने ये कहा था कि पाकिस्तान ने ये पेमेंट ली है एक तो टॉक्स में हेल्प करने के लिए, एक सऊदी रोल को वहाँ पर ज़्यादा उसको डीपन करने के लिए अफ़गानिस्तान के जो पीस प्रोसेस है। तो शायद ये एक काफ़ी आज गर्म खबर चल रही है कि वो 18 को जब होंगे तो तालिबान की जो सऊदी डेलीगेशन होगी उसके साथ भी मुलाकात कराई जाएगी, ताकि उनके दरमियान जो रिफ्ट्स हैं उनको भी दूर किया जा सके। सवाल बाकर साहब, और मुख्तसरन जवाब चाहिए क्योंकि हमारा वक्त बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। जो हम कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब को भी एक दोस्त की ज़रूरत है, शायद भाई ममालिक की लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहिए। टर्की एक तरफ से जो जमाल खशोगी की मर्डर के मुतालिक कहता है, और जो सऊदी अरब के अहद शहजादे की एक तरह से डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो रही थी, उस पर क्या राय रखते हैं आप? वो तो आपने देखा होगा कि अगरचे अभी भी जो एक्टिविस्ट हैं उस चीज़ को बार बार उठाते हैं, और अब पाकिस्तान में आपने आज देखा होगा कि सोशल मीडिया पर काफ़ी हमारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी डीपीज़ चेंज करके लगा दी। वो एक मसला अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया था वो भी आपके सामने है कि जब इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की थी, तो पाकिस्तान जब काफ़ी दुनिया के ममालिक उस कॉन्फ्रेंस से अलहदा हो गए थे और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो पाकिस्तान ने वहाँ जाके अपनी वाबस्तगी दिखाई थी। मेरा ख्याल में पाकिस्तान को असूलों के ऊपर अपने कायम रखना चाहिए। दोस्ती चलती रहती है, लेकिन असूल जो होते हैं वो पायदार होते हैं कि आपको जिस चीज़ पे आप समझते हैं कि होनी चाहिए वो आपने उस असूल पे कारबंद रहना चाहिए, और दूसरे ममालिक आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसके ऊपर आके आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि वक्त हमारा, बाकर साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वक्त क्योंकि कम से कम होता जा रहा है। इससे मैं बात करेंगे थोड़ी सी डोमेस्टिक सियासत की, उधर भी सरगर्मियां नजर आ रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल की बात करेंगे। स्टे विद अस। जो अदालत का फैसला आया है जिसके तहत शहबाज शरीफ साहब को की जमानत की कबूल कर ली गई है, हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। वेलकम बैक टू दो राय। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब और अब के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ना सिर्फ नैब के केस के सिलसिले में ज़मानत पर रहा हो गए हैं, लेकिन साथ पे मुस्लिम लीग नवाज़ की बात में भी अब फिर से दम देखने को मिल रहा है। हालांकि नवाज शरीफ साहब की इनकार्सरेशन अभी भी जारी है, और के साथ रफ़ीक साहब का जो रिमांड है वो अब 4 मार्च तक एक्सटेंड हो चुका है। अब बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत की मुस्तकबिल की। जनाब बाकर साहब, लेकिन इससे पहले कि हम आ जाएं जनाब सियासत पे, अगर हम नैब की कारकर्दगी की भी थोड़ी सी बात कर लें और बेल की कानून पे भी थोड़ा सा टच कर लें। हम इमरान खान साहब का ये आज का ट्वीट है, 15 फरवरी का ट्वीट है सर, कि चेयरमैन नैब को अपने अदारे में इस शर्मनाक हरकत के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बात वो कर रहे थे डॉक्टर समद, जो कि ना सिर्फ संस्कृत में PhD हैं, फुल ब्राइट स्कॉलर भी हैं, और हमें बताया जाता है कि आर्कियोलॉजी में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनको नैब ने भी कर लिया है, कस्टडी में ले लिया है। इमरान खान साहब की उधर तो मजम्मत नज़र आई है जनाब, और ठोस अल्फाज में उन्होंने ये सब बात की है, लेकिन जो डॉक्टर अमार साहब के साथ सब कुछ हुआ और फिर अगले दिन वो उनको ज़मानत भी हुई, बल्कि उसी दिन उनको ज़मानत हुई,
उस पर खान साहब खामोश रहे। बहुत बात की जा रही थी कि जी ये दायरा वसी से वसी होता जा रहा है कि आप लोगों को पिकअप करें बगैर किसी भी शवाहिद के, तो यहाँ तजाद क्यों? असद, जो डॉक्टर अमार का है इंस्टेंस, वो हम उसके पहले हमने बात की थी कि वो एक ह्यूमन राइट्स का इशू है। उन्होंने एक चीज़ के ऊपर जो उन्होंने महसूस किया कि ये ठीक नहीं हो रहा, उस पर आवाज़ उठाई और उनको गिरफ़्तार किया गया। उन्होंने एक मुजाहरा किया था अरमान लूनी के जो कत्ल हुआ था बलूचिस्तान में, उसके ऊपर। जो दूसरी तरफ अगर हम ये डॉक्टर समद और ये शहबाज शरीफ का इसके ऊपर डिस्कस कर लें, इस इशू के ऊपर, तो मेरे ख्याल में एक बेहतर कंपैरिजन बन सकता है, क्योंकि नैब का है। आपने पहले भी देखा होगा कि इन्होंने कुछ प्रोफेसर्स को पकड़ के हथकड़ी लगाई थी, तब भी वज़ीर आज़म ने कहा था ये नैब को खुद से सोचना चाहिए कि डॉक्टर समद के ऊपर कोई बहुत बड़ा करप्शन का एलिगेशन नहीं है। चंद मुलाजमतों को, और वो भी बिल्कुल जो लो ग्रेड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बारे में था कि जो उन्होंने इलीगल एक्सकवेशन को वहाँ पर रोकने के लिए की थी। तो इस चीज़ के ऊपर अगर किसी के बारे में कोई शकूक व शुबहात है तो एक इंक्वायरी होनी चाहिए। इस तरह से जो आपका सरमाया है, जो पढ़े लिखी कौम है, जो इंटेलिजेंसिया है आपकी, उसको आप इस तरह कौम के सामने जलील ना करें। दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब का है, यकीनन लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी रखते हैं और स्पाइस भी महसूस करेंगे अगर हम कहें कि जनाब इससे हमें लग रहा है कि कुछ वो उनको डील हो रही है या उनको ढील दी जा रही है। मेरा ख्याल में हमें लीगल पर्सपेक्टिव भी देखना चाहिए कि 8 दिसंबर से वो उसके ऊपर जिससे जुडिशल रिमांड पे थे। अब जुडिशल रिमांड पे जो नैब वाले केसेस में मेरा ख्याल में उनका राइट बन जाता है कि अगर कोई और उनके ख़िलाफ़ कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन या नैब कन्विंसिंगली जज को नहीं कर सकती कन्विंस, तो वो उनको जिसे कहते हैं कि बेल पे रिलीज़ कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ आपने जो बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये बाहर आ गए हैं, तो इसके बाद जो अपोजिशन के कदम में है आपको ज़्यादा जिसे कहते हैं ना हाँ, वो उसको उनको एक नई एनर्जी नज़र आएगी आपको। आज आपने 2 स्टेटमेंट्स हैं जो मेरे ख्याल में यहाँ रिकॉल करने ज़रूरी हैं। एक जरदारी साहब ने कहा कि ये जमहूरियत के लिए खुशाइंद है, और दूसरा मरियम नवाज साहबा जो आजकल ज़्यादा खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अंधेरी रात ख़त्म होने को है। तो ये आप ये देखें कि ये चीज़ मेरे ख्याल में अपोजिशन भी रियलाइज़ कर रही है कि अब वो ज़्यादा स्पीकर के मरहूने मिन्नत नहीं रहेगी कि अब ये भी अनसर्टन होता था कि शहबाज शरीफ इजलास में आके अपोजिशन की क़यादत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक बेटी मरियम नवाज साहिबा का ये कहना बनता है, उनके वालिद साहब हैं और उनके चाचा हैं, लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब जब अपने करप्शन केसेस को हर बार जमहूरियत की मुस्तकबिल के साथ जोड़ते हैं और जब भी उनके गिर्द ये जो घेरा ये तंग होना शुरू हो जाता है तो फिर से बात करना कि जी जमहूरियत फिर एक नाजुक मोड़ पे खड़ी है, वो थोड़ा सा जो एटीट्यूड है सिर्फ थोड़ा सा सिनिकल है। उनको शायद इससे हटना चाहिए और थोड़ा सा अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है कि हर सियासी उनके टेन्योर के बाद इस तरह की तहकीक होती है, तफ्तीश होती है। थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन बेहतर होगी। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के जरिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफिज़।